नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में देश में बनी 4 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में से आखिरी आईएनएस कावरत्ती को शामिल किया है। जहाज को भारतीय नौसेना के अपने संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसे बनाया गया है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि आईएनएस कावरत्ती में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर उचित कार्रवाई करने में सक्षम हैं। अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के अलावा जहाज में लंबी दूरी की तैनाती के लिए एक विश्वसनीय आत्मरक्षा क्षमता भी है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में जनरल नरवणे द्वारा भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आखिरी आईएनएस कावरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। इस जंगी जहाज की खास बात यह है कि इसमें 90% देसी उपकरण है और इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो भारतीय पोत निर्माण के इतिहास में बड़ी सफलता है। यह समारोह विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। तो भारत ने आज सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी ओर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित की गई नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस मिसाइल का टेस्ट वॉरहेड पर किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पूरी तरह से देसी है। इस तरह की मिसाइलों में भारत द्वारा निर्मित 3rd जनरेशन की है। डीआरडीओ की तरफ से लगातार इसके अलग अलग ट्रायल किए जाते हैं। इससे पहले भी नाग मिसाइल के कई अन्य ट्रायल किए जा चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार साल 2017, 18 और 19 में अलग अलग तरीके की नाग मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है। इन मिसाइलों में अचूक निशाना लगाने की क्षमता है, जो कि दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद करने में काफी सक्षम है। दो बड़ी कामयाबी हमारे देश को हासिल हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले जानकारी दी कि थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में देश में बनी 4 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में से आखिरी आईएनएस कावरत्ती को शामिल किया है। जहाज को भारतीय नौसेना के अपने संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। इस पनडुब्बी की खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर या यूं कहें कि 90% देसी उपकरण ही उपयोग में लिए गए हैं। और इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल सिंह दर्शन सिंह ढिल्लों जी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सर, आपसे मैं जानकारी चाहूंगी, आज 4 पनडुब्बियों में से आखिरी पनडुब्बी जो है शामिल हुई है, आईएनएस कावरत्ती को आज शामिल किया गया है। आईएनएस कावरत्ती को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है और ये किस तरह से भारतीय नौसेना के लिए उपयोगी और कारगर साबित होने वाली है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एंटी सबमरीन है, जिन्हें सबमरीन किलर भी कहा जाता है। तो ऐसी 4 जो डिजाइन करी गई थी और मैन्युफैक्चर करी गई गार्डन रीच शिप बिल्डर द्वारा। तो ये जो लास्ट है उस सीरीज में, पहली 2014 में आ गई थी, दूसरी 2015 में और 2017 में, और ये लास्ट वाली अभी जो इंडक्ट करी गई है 3300 टन जो इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका जो हल है वो स्टील का है, पर ऊपर जो कार्बन कंपोजिट से सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बहुत हल्का है। तो इससे इसकी वजन जो है काफी कम हो जाता है और स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बढ़िया एक सबमरीन है जो हम एंटी सबमरीन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी चाइना के साथ टेंशन चल रही है और उनके पास काफी सबमरीन्स हैं। तो इस तरह की कैपेबिलिटी होना एक अच्छी बात है हमारी नौसेना के पास, और हमें एक ये एज देगी। ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी क्या कुछ जरूरत महसूस हो रही है कि इस सबमरीन को कहां पर तैनात किया जा सकता है? देखिए, ये जो एंटी सबमरीन है ज्यादातर विशाखापट्टनम के इलाके में तैनात होंगी, क्योंकि
उस साइड से पाकिस्तान और की तरफ से भी कुछ बॉम्बे में भी है और कुछ विशाखापट्टनम से है। तो दोनों जो सी कोस्ट है ख्याल में रखने पड़ेंगे, खासकर इनको अंडमान की तरफ ये पेट्रोलिंग करेंगी ताकि कोई भी सबमरीन अगर उस एरिया में अंडमान से लेके विशाखापट्टनम और नीचे मद्रास तक कहीं अगर चेन्नई तक आती है तो ये उसको इंटरसेप्ट कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके। बिल्कुल सर। और दूसरी तरफ आज नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है ये आयरस वाली जो डेवलप करी है, यानी इसमें इंफ्रारेड रडार सेंसर है, तो ये सेंसर कर सकती है। 4 किलोमीटर की रेंज को शोल्डर फायर्ड मिसाइल के तौर पे इसको टेस्ट किया गया है। हालांकि बाद में ये अटैक हेलीकॉप्टर में यूज करी जाएंगी जिससे 10 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है, क्योंकि हवा से टैंक में मार करेंगी ये। अब ये ग्राउंड से फायर करेंगे तो 4 किलोमीटर में सटीक निशाना लगा है और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं। इसके लिए हम इसको अगर लद्दाख में तैनात करेंगे तो जो हमने स्पाइक मिसाइल गलवान के बाद में हमको अर्जेंसी में खरीदनी पड़ी थी इजराइल से, तो उस तरह की कोई इजराइल या यूएसए से हमें इमरजेंसी में नहीं खरीदनी पड़ेंगी और ये अभी प्रोडक्शन में चली जाएगी और जल्दी ये वहां पे तैनात हो सकेगी। सर, इस मिसाइल के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या कुछ खूबियां इस मिसाइल में हैं और क्या ये माना जा सकता है कि अब मिसाइलों के निर्माण में हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है? देखिए, मिसाइल में हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो IGMT 14 इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम जो अब्दुल कलाम जी के टाइम में शुरू हुआ था, तो मिसाइल में हमारी पृथ्वी हो, नाग हो, आकाश हो, तो मिसाइल्स में तो हमारा कोई मैच नहीं है, क्योंकि इनमें चेंजिंग ट्रजेक्टरी होती है। हमारी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना किसी दूसरी मिसाइल के द्वारा बहुत मुश्किल होता है और नाग तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, तो इतने शॉर्ट रेंज के अंदर उसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही नामुमकिन वाली बात है मैं कहूंगा। और सटीक निशाना लगाती हैं तो टैंक अगर उसके टारगेट पे कोई दुश्मन का आ गया तो वो बच नहीं सकता। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये हेलीकॉप्टर से भी फायर करी जा सकती है, तो बीच में जो कोई ऑब्स्टेकल है जैसे पहाड़ के दूसरी तरफ टैंक है, तो ये हेलीकॉप्टर से वो जो बीच में फीचर कोई आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, उसकी जो कमी है उसको भी दूर करती है और हवा से भी मार करके हम पिन पॉइंट करके टैंकों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जितने, जैसा कि आपने भी जानकारी दी है कि मिसाइलों में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी जो है मिसाइलें हमारे देश के पास हैं, ऐसे में अगर नाग की हम बात करें तो क्या इस मिसाइल के कंपैरिजन में अन्य देशों के पास बेहतर या कुछ इसी तरह का कोई उपकरण मौजूद है? देखिए, एंटी टैंक मिसाइल तो सभी देशों के पास हैं, पर जो हमारी मिसाइल है काफी एडवांस है। ये दुश्मन के जो टैंक्स हैं, जैसे उसमें रिएक्टिव आर्मर होता है कि वो मिसाइल को लगने के बाद ही एक्सप्लोड कर सकता है और मिसाइल बाहर डिस्ट्रॉय हो जाती है, उन चीजों को भेज सकती है और टैंक को पूरी डिस्ट्रॉय करेगी। आज तक जितने प्रोटेक्शन सिस्टम टैंक में है लगे हुए, बाहर उनकी आर्मर प्लेटिंग है, रिएक्टिव आर्मर है, एक्सप्लोजिव लगा होता है जो फट के मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है, ये उनको भेद के भी टैंक के अंदर तक जाके टैंक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिल्कुल सर। एक रिपोर्ट बीच में आई थी कि चीन लगातार अपने देश में हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है, मिसाइलें लगातार बढ़ा रहा है और तमाम ऐसे हथियार जो हैं वो इकट्ठा कर रहा है। और इस बीच हमारे देश में भी, जैसा कि आज हमने देखा कि सफल परीक्षण नाग का भी किया गया, इसके अलावा वायुसेना, नौसेना में शामिल हुई है आज एक पनडुब्बी। तो इसे किस तरह से देखा जाए, किस तरह की मंशा इस समय दोनों देशों की नजर आ रही है? देखिए, बॉर्डर पे हालत जो है काफी तनावपूर्ण है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर चीन जैसे जैसे ताकत बढ़ा रहा है वैसे वैसे हम भी वहां पे प्लेसमेंट कर रहे हैं और जो मिसाइल्स डेवलप हुई हैं, पनडुब्बियां डेवलप हो रही हैं, जो एंटी सबमरीन के शिप जो डेवलप किए हैं, तो ये कोई ओवरनाइट नहीं हो गया, ये लगातार एक प्रोसेस है। जैसे शिप्स जो एंटी सबमरीन 2014 में पहली इंडक्ट हुई थी और फिर 15 में हुई, 17 में, अभी ये फाइनल है। तो साथ ही कई प्रोजेक्ट और भी पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में मिसाइल में भी, जहाजों में भी और टैंकों में भी, हर तरह के इक्विपमेंट में जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, जैसे गन्स में है, लॉन्ग रेंज गन्स में है, शॉर्ट रेंज गन में, तो वो चल रही हैं। तो लगातार जो इक्विपमेंट है, जैसे अभी ये जो एंटी सबमरीन हमने शिप लॉन्च किया, इसमें 90% कंपोनेंट इंडियन है। तो ये गर्व की बात है कि काफी हद तक हम उनको चीजों को अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं
और हम किसी के ब्लैकमेल पे कल को नहीं टारगेट होंगे कि अगर उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारी रक्षा की जो इक्विपमेंट है उसमें कमी आएगी। जब हमने यहाँ पे चीजें डेवलप कर ली हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और साथ साथ अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है, कॉस्ट भी घटती है। दर्शन जी, आप रक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे, आप सेना से भी जुड़े रहे, तो बारीकी से समझ रखते हैं रक्षा की। जिस तरह से लगातार राजनाथ सिंह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात कहते आए हैं, क्या लग रहा है कि उस दिशा में अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं? वाकई में रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, हम रक्षा के क्षेत्र में वाकई आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिशें सराहनीय हैं। काफी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पर रक्षा के क्षेत्र में कोई भी चीज डेवलप करनी बहुत बहुत कॉस्टली होती है और भारत जैसे देश के लिए पूरी तरह से डेवलपमेंट जो अफोर्ड करनी मुश्किल होती है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन के लिए जाना पड़ता है और एक बार कोलैबोरेशन से प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी इंडिजिनाइजेशन हम करते हैं, उसको यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रूट हमारे लिए ज्यादा बेटर है क्योंकि उससे हम जो बिल्कुल स्क्रैच से डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो सेव करते हैं। पहले कहीं से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाते हैं, उनके सहयोग से बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको यहाँ डेवलप कर लेते हैं। और जिस तरह से देश हमारा आगे लगातार बढ़ रहा है और काफ़ी ऐसी मिसाइलें हैं और काफ़ी ऐसे हथियार हैं जो हमारे देश में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, तो क्या ये पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी भी जब दो देश आपस में दुश्मनी होती है तो हथियारों की जो दौड़ होती है उसमें जो भी देश आगे निकलता है तो दूसरे देश की चिंता वाजिब होती है। यही चिंता अभी चीन और पाकिस्तान को है। पाकिस्तान को चिंता इस लेवल तक बढ़ गई है कि अभी वो उसको मालूम है कि वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, तो अभी उसने सेकंड प्लेयर जो है चाइना को डाला है ताकि भारत का जो ध्यान दो तरफ बटे और भारत को ये दो फ्रंट खोलने पड़े जिससे भारत की जो सेनाएं बढ़ जाए और रिसोर्सेज बढ़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान को पता है सिंगल फ्रंट पे पाकिस्तान कभी सरवाइव नहीं कर सकता, कभी लड़ने की सोच भी नहीं सकता। तो ये जो चाइना अग्रेसिव हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ मिलके एक तरह से, क्योंकि दोनों दोस्त है, चाइना उनको इक्विपमेंट भेजता है, मिसाइल सिस्टम पूरा का पूरा पाकिस्तान का चाइना बेस्ड है, तो इसलिए ये कोशिश है उनकी कि भारत को दो तरफ से घेरा जाए। फंड का इशू बहुत है हमारे देश में, तो क्या इस ओर के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है? देखिए, जब तक फंड रिलीज नहीं होगा तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी हायर नहीं कर पाएंगे, तो फंड किस तरह से बढ़ सकता है, फंड कैसे रिलीज हो सकता है ताकि इस समस्या से भी निपटा जा सके? देखिए, फंड की कमी हर देश को होती है, ये नहीं है भारत को है, क्योंकि डिफेंस की प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव होती है। बड़े बड़े कंट्रियों को फंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो फंड्स के कारण एक कॉस्ट कटिंग करी जाती है कि कुछ तो इक्विपमेंट को रिजर्व में रखा जाता है, कुछ सर्विस इक्विपमेंट रखा जाता है। दूसरा, आज के जमाने में जो कॉस्ट कटिंग है ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस करके करनी पड़ेगी और बड़े बड़े जो खर्चे हैं, जो व्हाइट एलिफेंट है, वो चीजें घटानी पड़ेंगी और जो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डेवलपमेंट है वो करनी पड़ेगी ताकि जो मैन्यूवरेबिलिटी है जल्दी से जल्दी हो सके। टेक्नोलॉजी पे बेस करना पड़ेगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें आईटी बेस्ड जो स्पेशली जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो सैटेलाइट थ्रू के डेवलप करने पड़ेंगे, जिससे हमारी जो फिजिकली ग्राउंड पे स्ट्रेंथ कम रहे पर हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो, इंफॉर्मेशन हमें तुरंत मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े दर्शन जी, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत और ताइवान में व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की अटकलों के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बुरी तरह से भड़क उठा है। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि भारत के राजनेता ताइवान कार्ड खेलने से परहेज करें, नहीं तो भारत को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स को लद्दाख में LAC पर भारत के पलटवार और चीनी ऐप को बैन करने से भी मिर्ची लगी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा, सीमा, आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर कई महीनों से उकसावे की कार्रवाई के बाद भारत ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह ताइवान कार्ड पर और ज्यादा खतरा उठाने जा रहा है। भारत ताइवान के साथ व्यापारिक वार्ता करने जा रहा है। चीनी विशेषज्ञों का यह मानना है कि ताइवान कार्ड से चीन की लक्ष्मण रेखा को चुनौती मिलेगी और भारत को यह ज्ञान होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये धमकी दी गई है भारत के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के द्वारा। और मसले पर तमाम चर्चा के लिए योगेंद्र व्यास, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र व्यास जी, ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से धमकी दी है, ताइवान कार्ड ना खेलने के लिए भारत को चुनौती दी गई है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लहजे में? मैडम पल्लवी जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलू के ऊपर अपन अगर जाते हैं तो ताइवान के साथ भारत का जो समझौता होने जा रहा है या जो भी चर्चाएं चल रही हैं, उससे चीन को झटका लगना जरूरी है वो। तो योगेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ताइवान और चीन के बीच में जो हमेशा से तनातनी चली आई है और वो दुखती रग भी है चीन की, और अब हम ट्रेड डील शुरू करने जा रहे हैं ताइवान से और उधर से चीन जो है धमकी दे रहा है, तो LAC पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? LAC पे मैडम देखिए, शुरू से चीन काफी हौसले करने की कोशिश कर रहा है और विगत 1 वर्ष से जो जिस तरीके से जवाब मिल रहा है LAC पर भारत की तरफ से चीन को, तो चीन उससे भी हड़बड़ाया हुआ है। और ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है कि LAC के ऊपर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, तो ये उनका जो हड़बड़ाया हुआ रुख है वो प्रदर्शित होता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत इससे जरा सा भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ताइवान के साथ बातचीत पहले से ही शुरू हो गई है और जल्द ही किसी तरह का कोई औपचारिक समझौता भी हो सकता है। भारत पर इन धमकियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर धमकियों का प्रभाव तो देखिए, शुरू से चीन तो काफी समय से धमकी देता आ रहा है। भारत के ऊपर इसका कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। और भारत के लिए फायदा इतना ही है कि वो चीन के ऊपर
सीमा की सुरक्षा के लिए दबाव डाल सकता है इस व्यापारिक समझौते के कारण। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी निर्भरता चीन पर कम नहीं हुई है। ऐसे में अब धमकी भी आ गई है चीन की तरफ से कि एक अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ सकता है भारत को, और अभी हमारी निर्भरता कम नहीं हो रही है चीन पर, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर भारत को यहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। पल्लवी जी देखिए, ऐप पे बैन लगा तब भी चीन काफी हड़बड़ाया था। उसने बोला था कि ऐप पर बैन लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आर्थिक मोर्चे के ऊपर नुकसान चीन को ही उठाना पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि भारत ही नहीं लगभग कई देश जो है चीनी ऐप का विरोध कर रहे हैं, और इसी कारण से कोई भारत जिस हिसाब से विरोध कर रहा है चीनी प्रोडक्ट्स का, उसके कारण काफी नुकसान उठा रहा है चीन। और उसी हड़बड़ाने के कारण उसके ये जो ग्लोबल टाइम है, उनका जो सरकारी न्यूज पेपर जिसको हम बोल सकते हैं, ये काफी जो बयान दे रहा है कि भारत को नुकसान सहना पड़ेगा, भारत को ये धमकी दे रहा है, तो गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अब ताइवान और भारत के बीच में ट्रेड डील पर वार्ता शुरू होने वाली है, और उसको लेकर चीन इस समय काफी हड़बड़ाया हुआ है, और चीन ने अब साफ तौर पर यह धमकी दी है कि ताइवान कार्ड खेलने की भारत सोचे भी ना। आपको बता दें कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स इस पूरे मसले पर बुरी तरह से भड़क उठा है, और अपने संपादकीय में ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। भारत को चेताया गया है कि भारत ताइवान कार्ड ना खेले, इससे भारत को कड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भारत को बुरी तरह से गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, ये संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा और भारत को चेताया है। आपको ये जानकारी हम दे दें कि भारत और ताइवान के बीच ट्रेड डील पर वार्ता शुरू होने वाली है, और उसके बाद से ही चीन इस समय डरा हुआ है, और चीन को लग रहा है कि भारत और ताइवान के बीच की ये बढ़ती नजदीकियां कहीं उसके लिए दुष्परिणाम बनकर सामने ना आए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने दुर्गा पूजा के जरिए अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया और लोगों को अपना संकल्प बताया। पीएम मोदी ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की बात कही और रेप कानूनों को सख्त बनाने को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसी के साथ बीजेपी ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। हर साल बंगाल की सियासत में दुर्गा पूजा का विशेष प्रभाव रहा है। पिछले साल ही राज्य में दुर्गा पंडाल के उद्घाटन को लेकर सीएम ममता बनर्जी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह में खींचतान देखने को मिली थी। ऐसे में इस बार भी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच दुर्गा पूजा को लेकर जंग छिड़ गई है। बीजेपी के लिए इस दुर्गा पूजा के कई मायने हैं। फिर चुनाव से पहले जनसंपर्क के लिए राजनीतिक दलों को इससे बेहतर मौका भी नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ टीएमसी को कड़ी चुनौती देने वाली बीजेपी ने बंगाल पूजा के बहाने राजनीति चमकाने के लिए अपनी कमर कस ली है। बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी दल ने सीधे तौर पर यहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया है। कोलकाता के साल्ट लेक में आयोजित इस पूजा का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूं। बंगाल के मां दुर्गा के भक्तों ने, मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है। मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपने सुनी है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश इस समय बंगालमय हो चुका है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने दुर्गा पूजा के जरिए अपने मिशन की शुरुआत कर ही दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया और लोगों को अपना संकल्प बताया। पीएम मोदी ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की बात भी कही और रेप कानूनों को सख्त बनाने की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसी के साथ बीजेपी ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा
चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी ने इस समय अपनी कमर कस ली है। इससे पहले जेपी नड्डा भी सिलीगुड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम बातें कही थी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। और उसके बाद आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुए और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 22 अक्टूबर यानी गुरुवार को पटना में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस के 4 तरह के वैक्सीन बनाए गए हैं। एक बार जब इन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा तब बिहार में यह सारे लोगों को मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के पहले की है। उन्होंने यहां पर कहा कि मैं यहां पर घोषणा पत्र जारी करने आई हूं और उन्होंने ये तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूं कि चुनाव में मुझे संकल्प पत्र जारी करने का मौका मिला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कोविड-19 के 4 प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं। उनका विभिन्न प्रकार का ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन का पहले क्लिनिकल, फिर जानवरों पर ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही मनुष्यों पर इसका प्रयोग किया जाएगा और प्रभाव का अध्ययन और आकलन किया जाएगा। इसके बाद देश में वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। बिहार ऐसे प्रदेश है जिसमें हर नागरिक
पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा खमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरि पाठक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरि पाठक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज संकल्प पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कुछ खास है इस संकल्प पत्र में? ये आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरोसे के 11 संकल्प करके इस तरह के स्लोगन से लेकर उन्होंने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 11 सूत्री वो संकल्प हैं। मुख्य रूप से उन्होंने निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जैसे ही कोरोना का अगर टीका बनता है तो सबसे पहले बिहारियों को मुफ्त में कोरोना की टीके दिए जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात की है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग सहित कई नई तकनीकी चीजों को हिंदी भाषा में भी करने की उन्होंने बात की है। बिहार के नेशनल आईटी हब बनाने तक की उन्होंने बात कर दी है और शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो शिक्षा स्तर बिहार में गिरा हुआ था, शिक्षक की नियुक्ति को लेकर सीतारमण ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं 1 करोड़ महिलाओं को भी समूहों से जोड़कर उन्हें रोजगार देने की भी बात कही गई है इस संकल्प सूची में। जी बिल्कुल। और कोरोना महामारी को एक चुनाव में इस तरह से इस्तेमाल करना क्या सही है? देखिए, उन्होंने ये बात कही कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी बिहारियों को। ये किस तरह का संकल्प हुआ जब बन रही है कोरोना वैक्सीन? और हर्षवर्धन तो लगातार ये बात कहते हुए आए हैं कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। ऐसे में इसे संकल्प पत्र में शामिल करने की जरूरत क्या थी? इस संकल्प पर में एक चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है कि कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है उसमें ये एक अहम मुद्दे के तौर पर आ रहा है कि जितने लोग इसे संक्रमित हो रहे हैं या कुछ भी, तो बिहारियों को सबसे पहले फ्री में कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। ये एक चुनावी हथकंडा बनाया जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था कि कैजुअल रैली होगी, वर्चुअल रैली होगी, वर्चुअल रैली को कैजुअल में आप खुद ही बदल रहे हो और अपने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से कोरोना का एक एजेंडा आप बना रहे हो। जी। आज जेडीयू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें क्या कुछ खास रहा हरि पाठक? जेडीयू की जहां तक बात की तो जेडीयू की तरफ से भी जो बातें आई हैं सामने घोषणा पत्र में, उन्होंने मुख्य रूप से दिखाया है कि किस तरह से केंद्र की तरफ से योजनाएं जो आ रही हैं उन योजनाओं को ही पूरी तरह से सामने रखा गया है, ना कि बिहार के लिए कुछ अलग तरीके की बात कही गई है। बिल्कुल। और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए सिर्फ शिक्षा पर ज्यादा बात की गई है। क्या उद्योग और रोजगारों को लेकर कोई बातचीत की गई है कि बिहार वासियों को कोई फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, या किसानों को लेकर कोई खास बात की गई हो? जी, किसानों को लेकर तो इसमें खास बात की गई है। किसानों की जहां तक बात की जाए और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आवास की बात की जाए तो इन दोनों मुद्दों को भी विशेष तौर पर देखा गया है। जहां तक एनडीए की सरकार में अभी तक 28 लाख के करीब में आवास बना दिए गए थे, वहीं पर इनका कहना है कि आने वाले 2022 तक में लगभग 30 लाख और आवास मुहैया करा दिए जाएंगे। और किसानों पर एक विशेष ध्यान दिया गया है कि बिचौलियों को बीच से हटाने का हमने काम किया है। सीधे किसान अपनी मंडी में ही अपने गेहूं और धान और गेहूं की खरीद बिक्री कर सकते हैं। बिचौलियों का इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। और जो मनरेगा योजना चली आ रही है, महत्वाकांक्षी योजना है, और कोरोना महामारी के दौरान जब सारे काम धंधे ठप हो गए थे तो मजदूरों को इस योजना से काफी लाभ मिला था। क्या उस रोजगार को लेकर या मनरेगा योजना को लेकर किसी तरह की कोई बात की गई है? जी, मनरेगा की अगर बात की, रोजगार से संबंधित बात की तो रोजगार से संबंधित भी इसमें बातें कही गई हैं। किसानों को लेकर या फिर जो निचले स्तर के लोग हैं उन्हें लेकर तरह तरह की बात की गई है। और महिलाओं को जिस तरह से समूह में जोड़ने की बात कही कि महिलाओं को अगर समूह में जोड़ा जाता है तो महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। और इसके पहले भी देखा गया कि कई ऐसे समूह बनाए गए थे जिसमें महिलाओं को जोड़कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया। वहीं पर 1000 किसानों के उत्पाद को जोड़ने की भी बात कही गई है, जहां से वो अपने सामान को एक दूसरे से आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हैं।
जिसमें तो शुक्रिया हरि पाठक, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो आज बीजेपी और जेडीयू ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। खास बात यह रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिहार वासियों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने विधानसभा के सामने आत्महत्या की कोशिश की है। महिला का नाम बेबी खान बताया जा रहा है और वो राजाजीपुरम की रहने वाली है। महिला ने बताया कि वो नाका पुलिस की प्रताड़ना से परेशान थी। इसी वजह से उसने विधानसभा के बाहर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। महिला को मौके पर मौजूद हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे फिलहाल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार राजाजीपुरम की रहने वाली महिला गुरुवार को दोपहर विधानसभा के सामने पहुंच गई। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों में इस दौरान हड़कंप मच गया। महिला इससे पहले कुछ कर पाती, लेकिन चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। बताया जा रहा है कि महिला नाका पुलिस की प्रताड़ना से परेशान थी, जिससे नींद की गोलियां उसने खाई हुई थी। फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया है, यहाँ उसका उपचार चल रहा है। डीसीपी मध्य सोमेन वर्मा ने बताया कि महिला के 2 भाई भैयू और छोटू कैंट थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। छोटू नाका पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था और भैयू की तलाश जारी थी। पुलिस का कहना है कि पेशबंदी में महिला ने नींद की गोलियां खाई हैं। फिलहाल उसका उपचार कराया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने विधानसभा के सामने आत्महत्या की कोशिश की है। महिला का नाम बेबी खान है और वो राजाजीपुरम की रहने वाली है। महिला ने बताया है कि वो नाका पुलिस की प्रताड़ना से परेशान थी। इसी वजह से उसने विधानसभा के बाहर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया है। हालांकि फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एक बार फिर से लखनऊ विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। देखिए, सीधे तौर पर आजकल लखनऊ विधानसभा के आगे कहीं ना कहीं जिनको थाने से न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर थाने में लापरवाहियां बरती जा रही, जिसके चलते लोग न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे तक आ रहे हैं। और आज इसी क्रम में एक महिला है जिन्होंने आत्महत्या की प्रयास किया। हालांकि उन्होंने नींद की गोलियां खाई थी और उसके बाद उन्हें सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि इसके 2 बेटे भी हैं जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं और कुछ आपसी विवाद था जिसके चलते सीधे तौर पर यह हो रहा था। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली होगी कि कहीं ना कहीं से लोगों को भड़काया जा रहा है, जो वो इस तरीके का प्रयास करते हैं सीधे तौर पर विधानसभा के सामने या भाजपा कार्यालय के सामने आकर के, और सीधे तौर पर जिस तरीके से नींद की गोलियां खाते हैं, आग लगाते हैं। कई ऐसे मामले जो हुए हैं उनमें कई कांग्रेसी नेताओं का भी अरेस्टिंग हुई थी, जो अमेठी की महिला थी, और कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जो सीधे तौर पर सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे प्रयास करवा रहे हैं। जी देखिए पुनीत, आपकी बात एकदम सही है कि कहीं ना कहीं ऐसे भड़काया जा रहा है लोगों को कि वो इतनी सी परेशानियों में इस तरह से आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि खुद के इंसान की सोच को क्या हो गया है। क्या किसी के भड़काने से कोई अपनी जान देने पर उतारू हो सकता है? कैसे लोगों को अपनी जान इतनी सस्ती लगने लगी है? देखिए, सबसे पहले इस मामले को समझना होगा। सीरियल किलर भाई हैं सलीम, सोहराब और रुस्तम, हिस्ट्री शीटर हैं, काफी फेमस हैं, और उनके रिश्तेदारी में ये बहन लगती है बेबी खान, जिसने विधानसभा के सामने आज नींद की गोलियां खाई हैं। बेबी का जो भाई है भैयू, वो सीरियल किलर सोहराब का सगा साड़ू है। और पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो सख्ती करी जा रही है अपराधियों के खिलाफ, जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, भैयू की नाका पुलिस को सरगर्मी से तलाश है और वो इस समय फरार चल रहा है। कमिश्नरेट पुलिस की सख्ती पर पेशबंदी में बेबी ने नींद की गोलियां खाई हैं क्योंकि वो पुलिस से नाराज थी। लेकिन सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि जो भी इस तरीके के हिस्ट्री शीटर हैं उनके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बेबी पुलिस के खिलाफ थी, क्योंकि उनके घर पर दबिश पड़ रही थी, उससे वो परेशान थी। लेकिन अगर इस मामले को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री शीटर से जुड़ा हुआ मामला है, और सीधे तौर पर आज अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बेबी ने विधानसभा के सामने नींद की गोलियां खाई। जी ठीक है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जहां महिलाओं ने आत्मदाह किया, एक की तो मौत भी हो गई है। पिछले हफ्ते ही ये पूरा मसला सामने आया था। अब सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा है कि सीधे आत्महत्या या आत्मदाह करने का यहाँ प्रयास किया जाता है? क्या कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है यूपी में कि लोगों का भरोसा उठ गया है उस पर से?
देखिए पल्लवी, अगर हम इस मामले को किनारे कर दें तो दो लोग बाहर से आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे न्याय मांगने के लिए, या लखनऊ के ही लोग थे जो न्याय मांगने के लिए विधानसभा के पास धरना देते हैं या आत्मदाह करते हैं, तो कहीं ना कहीं थानों पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जैसा कि अमेठी कांड में हमने देखा, जैसा कि बाराबंकी के एक परिवार ने यहाँ पर अपने आप को आग लगाने की 2 दिन पहले ही प्रयास किया था, क्योंकि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं थानों पर न्याय न मिलने के चलते लोग भड़कावे में आ जाते हैं और लोगों के भड़काने पर सीधे तौर पर यहाँ आते हैं। आज का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी नाराजगी पुलिस से है, क्योंकि पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लेकिन इससे पहले के मामले देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की खामी साफ नजर आ रही है, और ऐसी ही खामी का फायदा वो लोग उठाते हैं जो सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं और सीधे तौर पर इनको भड़काते हैं, और भड़कावे में आकर के ये लोग यहाँ पर आत्मदाह करने आ जाते हैं। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए स्थानीय थानों की स्थिति हम जान रहे हैं कि वहाँ वाकई में लापरवाही का आलम कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है, लेकिन महिला आयोग भी बनाया गया है। इसके अलावा महिला थाने भी इसलिए बनाए गए हैं, क्या उनकी कार्यशैली भी इस समय सवालों के घेरे में है? देखिए सीधे तौर पर अगर हम देखें, पिछले जितने भी केस हुए इनमें ज्यादातर महिलाएं ही थी जो विधानसभा के सामने या भाजपा कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास कर रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं पारिवारिक मामले जो हैं वो थाने पर निपट नहीं पाते हैं, या फिर महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इस बात से सरकार इंकार नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके का मामला कुछ दिन पहले बाराबंकी का एक परिवार आया था, उनके साथ भी एक महिला थी, और इससे पहले एक महिला ने अभी 2 से 4 दिन पहले भाजपा के गेट नंबर 2 पर अपने आप को आग लगाई थी। उससे पहले भी एक महिला अपने आप को आग लगा चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो महिला नारी शक्ति के लिए एक अभियान भी चला रही है गवर्नमेंट, लेकिन जिस तरीके से जो काम जमीनी स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। देखिए प्रदेश में लगभग 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करी जाएगी, जिसका कल मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। सरकार की अपनी तैयारी रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही तैयारियां ठंडी हो जाती हैं। तमाम ऐसे केसेस जो सामने आए हैं उनमें या तो दबंगों ने अकेली महिला पाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, या वो शोषित है, पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। नई योजनाएं बनाने से बेहतर है कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को दुरुस्त किया जाए और महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए एक बार पुनः विचार करा जाए, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग करके एक नई योजना बनाई जाए, जिससे महिलाओं को जल्द से जल्द लाभ मिले। जी ठीक है, आखिरी सवाल है पुनीत, अभी इस जो महिला अभी आत्महत्या की कोशिश करके गई है, बताया जा रहा है कि उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति क्या कुछ है? जहर खाया है उसने, तो डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए इन्होंने नींद की गोलियां खाई थी, और पुलिस जिस तरीके से दबिश दे रही है, क्योंकि जो इसका भाई है वो हिस्ट्री सीटर है और सीरियल किलर है, उत्तर प्रदेश के काफी फेमस है, सोहराब उनका सगा साड़ू है, और इसका जो भाई है छोटू वो भी जेल में है। नींद की गोलियां खाई थी, हालात खतरे से बाहर है और इस समय सिविल अस्पताल में एडमिट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो एक बार फिर से लखनऊ विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि इस बार मामला बिल्कुल ही अलग है। इस महिला के जो रिश्तेदार हैं, जो भाई है, वो हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, और महिला सिर्फ पुलिस से नाराज थी, इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। अभी बताया जा रहा है कि महिला की स्थिति ठीक है, वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।